नमस्कार। आज मैं बीए फर्स्ट में राज्य के तत्वों के बारे में बताऊंगा कि राज्य के तत्व क्या है। अगर हम देखते हैं कि राज्य को कई लोग एक गलतफहमियां रहती हैं कि यह केवल एक भूमि का टुकड़ा है, भू क्षेत्र को ही राज्य माना जा सकता है, लेकिन असल में इसके अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं उसके बारे में अधिक विभिन्न विद्वानों का क्या कहना है, इसके बारे में जरा हम समझ लें। विलोबी क्या कहता है उसके बारे में। विलोबी ने इसके 3 तत्व बताए। 3 तत्वों में नंबर 1 बताया उन्होंने, सामाजिक दृष्टि से एकता में बना हुआ जन समुदाय। यानी सामाजिक मतलब जो सामाजिक है, ऐसा नहीं कि कोई 1 और 2 व्यक्ति, मतलब समुदाय में रहने वाले जो व्यक्तियों का एक समुदाय है वो एकता में बना हुआ हो, ऐसा समुदाय यानी जनता। दूसरा है सरकार शासन तंत्र के रूप में एक राजनीतिक व्यवस्था, यानी जो उस राज्य को चलाएगा, उस राज्य की व्यवस्था को देखेगा, एक ऐसी सरकार या शासन तंत्र जो राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत बना हो। तीसरा उन्होंने बताया शासन अधिकारियों के कर्तव्य व अधिकारों वो लिखित और अलिखित संबंध। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उस राज्य का कोई न कोई संविधान जिसमें जो शासन के अधिकारी हैं उनके कर्तव्यों और अधिकारों को निश्चित किया गया हो और संकलित रूप में लिखित या अलिखित रूप में उनका संकलन हो सकता है। ये उन्होंने 3 उसके तत्व बताए। तो सिज्विक कहते हैं कि राज्य के 3 तत्व, वो भी 3 बताता है, लेकिन वो क्या क्या बताता है। सरकार का मतलब है वो राजनीतिक व्यवस्था जो उस राज्य की व्यवस्था को देखती है। दूसरा भूखंड, वो क्षेत्र जिसके अंतर्गत उस राजनीतिक व्यवस्था को चलाना है और उस सरकार को चलनी है, उस जिसमें जनता रहती हो। और तीसरा है जनता, यानी जो भूखंड है, जो राज्य है, वो किसके लिए, वास्तव में वो जनता के लिए है। इसलिए क्या है, उसका होना बहुत आवश्यक है। तो गार्नर कहते हैं कि इसके 4 तत्व हैं, वो 4 तत्व बताते हैं। अब 4 तत्व कौन कौन है। नंबर 1 है मनुष्यों का समुदाय, यानी जो व्यक्ति है उनका एक समुदाय में होना, यानी वो एक सामाजिक रूप में इकट्ठे या एकत्रित होने वाले लोग हों। दूसरा उन्होंने कहा है एक प्रदेश जिसमें वो अस्थायी रूप से रहते हैं, ऐसा कोई भू क्षेत्र या राज्य जिसमें कि वो लोग एक अस्थायी रूप से रह सके, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का अस्थायी, इसलिए अस्थायी निवासी माना जाता है, नागरिक माना जाता है। तीसरा उन्होंने कहा आंतरिक संप्रभुता और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र, यानी उसके पास ऐसी ताकत होनी चाहिए जिससे कि वो क्या है, आंतरिक रूप से स्वतंत्र हो, आंतरिक रूप से उसमें एक ऐसी ताकत हो जो कोई भी फैसला ले सके, और भारी ताकत यानी भारी राज्यों से उस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण न हो। और चौथा उन्होंने कहा एक राजनीतिक संगठन जिसमें जनता के सामूहिक इच्छा की अभिव्यक्ति हो, यानी ऐसा कोई राजनीतिक संगठन जो सरकार के रूप में हो सकता है, जो कि जनता की इच्छाओं के अनुसार क्या है, कार्य कर सके, उनका विकास कर सके, वो ये कहते हैं। इसी प्रकार गैटल भी कहता है, गैटल ने 4 तत्व उसने बताया, जनता, प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। इसके आधार पर हम राज्य को निम्न तत्व कह सकते हैं या उनके अनुसार हम वर्णन कर सकते हैं या उल्लेख कर सकते हैं। नंबर 1 है जनसंख्या। अब मैं इनको एक-एक करके अगर आपको बताऊं, जनसंख्या क्या है, सामुदायिक रूप में किसी भू क्षेत्र में रहने वाली वो जनता जो एक समुदाय के रूप में रहती है, इकट्ठा रहते हैं, उस जनसंख्या की बात होती है। जनसंख्या पर लोगों के विचार अलग अलग थे। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो राज्य के अंतर्गत 5040 की जनसंख्या को निश्चित करता है, रूसो 10,000 की संख्या निश्चित करता था, और अरस्तो कहता था कि जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि न वो बहुत अधिक हो और न बहुत कम हो। और इस जनसंख्या को लेकर आज भी विद्वानों के बीच चर्चा चलती रहती है और इस पर नियंत्रण के लिए, क्योंकि जो उस समय की जनसंख्या के बात में कहते हैं तो वो समय नगर राज्य थे, बहुत कम जनसंख्या होती थी, और इसलिए हम उस समय तो वो एक सही मानी जा सकते हैं। लेकिन आज आधुनिक समय में जब क्या है, मैंने ग्लोबल विलेज की बात की है, तब इस संख्या का निश्चित होना बहुत नामुमकिन है, अरे निश्चित नहीं हो सकती है। इसलिए आज जनसंख्या बढ़ रही है तो उस पर नियंत्रण की बात होगी। और जनसंख्या का एक निश्चित होना क्यों आवश्यक है, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जनसंख्या
वहां के भू क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले संसाधनों पर निर्भर करते हैं और जनसंख्या अधिक होगी तो उनकी आवश्यकताओं के लिए जो चीजें हैं उनको उपलब्ध कराना, उनके विकास के साधन उपलब्ध कराना, ये क्या है बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे कि वर्तमान समय में आप देखते हैं बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। दूसरा है निश्चित भू क्षेत्र। अब इस जनसंख्या को रहने के लिए क्या चाहिए, एक निश्चित भू क्षेत्र चाहिए जिसे हम क्या कहते हैं राज्य कहते हैं, और एक निश्चित भू क्षेत्र के अंतर्गत वो रह सकते हैं। और निश्चित भू क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि रहने के लिए तो उनको चाहिए, लेकिन दूसरा क्या है कि उसमें संसाधन है, भौतिक जो हम सुख सुविधाएं भोगते हैं वो निश्चित भू क्षेत्र से ही भोग सकते हैं। माना हमको क्या है लकड़ी की आवश्यकता है, हमको क्या है पानी की आवश्यकता है, हमको खनन की आवश्यकता है जिससे हम आज विकास कर रहे हैं। आप तेलीय पदार्थ, खनिज पदार्थ हैं, सब क्या है जमीन से निश्चित मिलते हैं। और जमीन जितनी सक्षम होगी, जितनी अधिक उपजाऊ, जितनी अच्छी होगी, विभिन्न जो तत्व हैं उसमें उपलब्ध होंगे, वो क्षेत्र या वो राज्य उतना ही विकसित होगा, क्योंकि वो क्या है अपनी जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तीसरा है सरकार। सरकार क्या है, क्योंकि एक राजनीतिक संगठन है जिसके माध्यम से सरकार बनती है, और सरकार का कार्य होता है कि अपनी जनता के लिए, उनके विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करना और उन नीतियों को क्रियान्वित करना जिससे कि उस क्षेत्र में रह रहे लोगों का विकास हो जाए, उनकी कोई भी उनको कमी न हो, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो उसको सरकार पूरा कर सके। जैसा कि आप देखते हैं सरकार का कार्य क्या है, सड़क निर्माण करती है, कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है और विभिन्न प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र बनाते हैं जिसमें लोग कार्य करते हैं, और उसके आधार पर देश का विकास भी होता है और लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी होती है। तो सरकार के माध्यम से जनता अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती है। और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता ही सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कि तीन तत्व होने के बावजूद कोई राज्य नहीं कहलाता, कोई राज्य नहीं कहला सकता। क्योंकि मैं इसका उदाहरण दूं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत के पास जनसंख्या भी थी, निश्चित भू क्षेत्र भी था, सरकार भी थी, लेकिन उसके पास संप्रभुता नहीं थी। और संप्रभुता नहीं होने के कारण वो क्या है राज्य नहीं कहलाता था, बल्कि क्या है ब्रिटेन का उपनिवेश कहलाता था। संप्रभुता का मतलब है कि ऐसी ताकत जिससे कि वो अपने राज्य के अंतर्गत कोई भी निर्णय ले सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र हो, उसके पास वो ताकत हो, वो शक्ति हो जिसका वो निर्णय ले सकती है। और बाहरी देशों के साथ या बाहरी क्षेत्रों के साथ अगर उसे संबंध बनानी है या न बनानी है, कोई भी चीज है, उस पर किसी तीसरे देश का क्या है, किसी दूसरे देश का क्या है नियंत्रण न हो, उसके लिए भी वो स्वतंत्र हो। जैसा कि स्वतंत्रता के बाद भारत का होना है। भारत क्या है, उसके पास सारे तत्व हैं, इसलिए वो आज राज्य कहलाता है। और राज्य कहलाने का मतलब है कि वो अपने फैसले स्वयं लेता है, वो किसी भी देश के साथ संबंध बना सकता है, संबंधों को विच्छेद कर सकता है, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपने आप में स्वतंत्र है। उसके पास अपने पास ऐसी ताकत है जिसको वो कर सकता है। इसलिए जो आवश्यक तत्व है वो क्या है, जनसंख्या, निश्चित भू क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता, और इसके आगे ही क्या है राज्य के तत्व है, और इसी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना, कल मैं नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।